आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सीधे पटना से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे पहले पटना में क्या परिस्थिति है वो आपको दिखाएं। ज्यादातर बैंकों और एटीएम के बाहर बहुत ज्यादा लंबी लाइन। पैसे मिलने में दिक्कत तो नहीं हो रही भैया? नहीं दिक्कत नहीं हो रहा। और ये 100 के नोट मिल रहे हैं। आप डरिए मत, मैं लेके नहीं जाऊंगी। कितने निकाले आपने? अब 1400 निकाले हैं। 1400। और आप लोगों को भी मतलब लाइन यहाँ कहीं भी लंबी नहीं है। आलोक जी अंदर आइए, दिखाइए। यहाँ पर लाइन बहुत सारे यहाँ एटीएम मशीनें हैं और टाइम नहीं लग रहा ना आप लोगों को? नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पर कम से कम टाइम नहीं लग रहा, लेकिन दूसरी तरफ सियासत जबरदस्त तरीके से हावी है, क्योंकि आरबीआई ने जो 5000 का नियम बनाया था उस नियम को फिलहाल पलट दिया है। जी हाँ, 5000 ही आप निकाल सकते थे, लिमिट तय किया गया था, उसको पलट दिया गया है। विपक्ष हमला कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए, छुपा के रखे तो जो अब पता चला। सर वो तो कभी न कभी पैकेज से चुरा ही लेते हैं। जमा नहीं है, ये जैसे मेरा फेरी का काम है तो उधार सुधार मिलता है तो वो पैसा है ये। कस्टमर भी कंफ्यूज रहता है, आता है लाइन में लगता है 1.5-2 घंटा अपना टाइम वेस्ट करता है, उसके बाद पता चलता है जी आज ये नहीं होगा। वजह जानने के लिए आयकर विभाग है, उनके सक्षम अधिकारी है। ईमानदार लोगों से पैसा खींचो, 1% अमीर लोगों को 50 परिवारों को खींचो, ये है लक्ष्य नोटबंदी का। बैंक खाते में पुराने नोट जमा करने पर 5000 की पाबंदी पर केंद्र सरकार की फजीहत हो गई। जनता परेशान हुई तो सियासत गर्म। इसके बाद आरबीआई ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। 5000 रुपए की सीमा हट गई। बैंकों की पूछताछ का नियम खत्म करते हुए रिजर्व बैंक ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया। 19 दिसंबर के सर्कुलर के मुताबिक 5000 से ज्यादा पुराने नोट बैंक में एक बार ही जमा हो सकते थे। अब नए सर्कुलर के मुताबिक जितने चाहें उतने पुराने नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। 19 दिसंबर के सर्कुलर के मुताबिक 5000 रुपए से ज्यादा की रकम जमा करने पर 2 बैंक अधिकारी ग्राहक से पूछताछ करेंगे। ताजा सर्कुलर के मुताबिक बैंक में चाहे जितने पुराने नोट जमा करवाएं, कोई पूछताछ नहीं होगी। नए सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अब बैंक ग्राहक जितनी बार चाहे उतनी बार आकर अपने खाते में पुराने नोट जमा कर सकता है। आरबीआई के नए सर्कुलर को विपक्ष ने यू टर्न करार दिया। कांग्रेस ने तो व्यंग कसते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया करार दे दिया। पर ये तो धोखा हो गया। उनसे भी ज्यादा भ्रष्टाचारी आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। जो खुद पैसे लेते हैं उनके खुद के नाम आ रहे हैं, तो चेहरे बदल गए और पूरी की व्यवस्था ऐसी की ऐसी चल रही है। प्रधानमंत्री जी भी जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। बीजेपी आरबीआई के नए सर्कुलर को जनता की सहूलियतों से जोड़कर देख रही है। अगर कहीं किसी नोटिफिकेशन के बाद अगर कहीं किसी भी स्तर पर कोई कम्युनिकेशन गैप होता है या कंफ्यूजन होता है तो सरकार का दायित्व बनता है उस कम्युनिकेशन गैप को सही करना। हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने ये स्पष्ट रूप से आरबीआई को भी निर्देश दिए हैं और एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि अब बैंकों में किसी को भी किसी स्तर पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आरबीआई ने 5000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोटों को जमा करने का पिछला सर्कुलर वापस ले लिया, लेकिन बैंकों तक ये सर्कुलर पहुंचा नहीं। लिहाजा बैंकों के सामने लोगों की परेशानियां जस की तस बनी रही। आधार कार्ड नंबर क्या है, वोटर आईडी कार्ड क्या है, और इसके साथ ये वजह भी लिखनी जरूरी थी कि अब तक आप पुराना नोट जमा क्यों नहीं कर सके। आप जब ये आदेश आया था तो आप देख सकते हैं कि बैंक्स ने भी बाकायदा यहाँ पर एक नोटिस लगा दी थी कि अगर किसी को पुराने नोट ज्यादा जमा करने हैं तो पहले उसे बैंक पे जाकर ये फॉर्म लेना होगा या डिक्लेरेशन भरना होगा, और इससे बैंक और जो कस्टमर्स हैं दोनों परेशानी में पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस नियम को भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन बैंकों के पास अभी इसकी जानकारी नहीं पहुंची है। बैंक अभी भी कह रहे हैं कि जब तक उनके पास कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आता तब तक वो इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है? हाँ, अभी सब लोगों को कुछ ठीक से मालूम नहीं है इस बारे में। जब से नोटबंदी हुई है तब से न जाने कितनी बार क्या क्या फैसला आया और क्या क्या बदला है। अगर फैसला होता भी है तो बैंक को सर्कुलर नहीं आता, तो बैंक के जो स्टाफ हैं उनको ही पता नहीं होता कि क्या सर्कुलर आया क्या नहीं आया। दिल्ली में भी कई बैंकों तक आरबीआई का नया सर्कुलर नहीं पहुंचा, लिहाजा लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक है, इधर जो है कॉर्पोरेशन बैंक है। कुछ यहाँ पे ग्राहक हैं जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका यहाँ जमा करने आई थी पैसा? नहीं, मैं यहाँ जमा नहीं करने आई थी, मैं दूसरे बैंक में जमा करने आई थी। ये कॉर्पोरेशन बैंक में? जी। तो प्रॉब्लम यही थी कि
मतलब आज ही आ गया था न्यूज़ में कि हम जमा कर सकते हैं और पेपर में भी आ गया था, लेकिन अभी बैंक में डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आज नहीं हो पाएगा, आज हमें प्रॉब्लम है। बैंक तक अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है? जी बैंक तक नहीं है, बैंक में कल इन्फॉर्मेशन आएंगी तो हम कल डिपॉजिट कर पाएंगे। हमें ये नहीं पता चल रहा कि प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं या वित्त मंत्रालय सही बोल रहा है या रिजर्व बैंक है, इनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। नोटबंदी के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय जमा और निकासी पर लगातार नई नई शर्तें ला रहा है। अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 35 और वित्त मंत्रालय से 7 नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत नियमों में अब तक 61 बार फेरबदल हो चुका है। लगातार नियमों की अदला बदली का खामियाजा लाइन में लगी जनता को ही उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में रीमा पाराशर, अहमद अजीम, लखनऊ में बालकृष्ण के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन पटना में रियलिटी चेक करने हम निकले हैं, तो आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे अपनी, लेकिन यहाँ पर भी लाइन बहुत ज्यादा लंबी नहीं, लगभग 5 पैसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे भैया? निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा लंबी लाइन आजकल नहीं मिलती, ऑफिस से छुट्टी उट्टी तो नहीं लेनी पड़ रही? नहीं। इधर कुछ लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री के फैसले के साथ हैं, अगर आप लोग तो हाथ उठाइए अगर आपको लगता है सही फैसला है। फैसला सही है, लेकिन कुछ हद तक आम जनता को सामना करना पड़ रही है। इसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट को कुछ मतलब रियायत देनी चाहिए और पॉलिसी में कुछ ढीली होनी चाहिए। आप बताइए, आप कह रहे थे एकदम आप सहमत नहीं है, आपको दिक्कत मत नहीं है। हमारा पैसा और हमारे साथ परेशानी हो रही है, हमारे पेशेंट पड़े हुए हॉस्पिटल में, हम 24,000 नहीं निकाल सकते हैं, वहाँ लाखों रुपए का मेरा खर्च है। ठीक है, पटना में रियलिटी चेक अलग अलग बैंकों में पहुंचे हमारे सहयोगी, देखिए क्या कहता है पटना और पटना की जनता क्या कह रही है। बिहार की राजधानी पटना में ज्यादातर बैंकों के पास आरबीआई का नया नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, लिहाजा न तो बैंकों को जानकारी थी न ही बैंक के ग्राहकों को कि अब वो जितने चाहें उतने पुराने नोट बिना किसी पूछताछ, बिना किसी एफिडेविट के बैंक में जमा करवा सकते हैं। पटना के पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में ऐसी ही परेशानी से दो चार हुए कई ग्राहक। सरकार द्वारा बदले गए नियम के बाद अचानक से कुछ लोग जो पुराने 500,000 रुपए के नोट जिनके पास थे और जिनको ये लग रहा था कि अभी भी उनके पास 30 दिसंबर तक का समय है नोट बदलवाने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए, अचानक से जो नियम बदले 5,000 रुपए से ज्यादा आप जमा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपको बैंक अधिकारियों को संतुष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं कि पटना में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो पुराने करेंसीज को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। और शहनवाज है ये भी, इनके पास 1 लाख रुपए थे पुराने करेंसी में। परेशानी होती है अचानक से नियम जो बदलता है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है पब्लिक को। सब जाइए 200 रुपए का एफिडेविट कराइए, लाइन में लगाइए, पब्लिक लाइन में लगी अपने पैसे जमा कराने के लिए। परेशानी तो बहुत है सर, डेली जो नियम अचानक बदल जाता है इससे। अब क्या करें, मोदी जी बोलते हैं कुछ, करते कुछ है, अब उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करे। अभी प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके बात का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा सर। और ये है देहरादून से पटना पढ़ने आए छात्र रोहित कुमार। इम्तिहान करीब है, लिहाजा अब तक पुराने नोट जमा नहीं करवा पाए थे। 19 दिसंबर के आरबीआई के सर्कुलर के बाद बैंक में 49,000 रुपए के पुराने नोट जमा करवाने गए, लेकिन यहाँ तो कई मुसीबतें उनका इंतजार कर रही थी। परेशानी तो हो रही है, जैसे कि पहले 5,000, पहले तो अनलिमिटेड तक करना था, जब तक पुराने नोट है सारे कर सकते हैं। आईडी प्रूफ के साथ चेंज भी हो रहा था आरबीआई में, अब वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ 5,000 तक कर रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो सारे पैसे घर में रखते हैं, वो कैसे, उनका पैसा तो मिसयूजिंग भी जाएगा, बर्बादी हो जाएगा। दिन चढ़ने के साथ ही लोगों को रिजर्व बैंक के नए सर्कुलर के बारे में जानकारी मिली। पता चल गया कि अब बैंक में मनमर्जी से पुराने नोट जमा करवाए जा सकते हैं। इस खबर से उन लोगों ने राहत की सांस ली जो अब तक पुराने नोट अपने खातों में जमा नहीं करवा पाए। हम पैसा जमा कर रहे हैं, यदि अधिक है हमारे सोर्स से तो आप इनकम टैक्स में अपना जांच कीजिए, काटिए, पूछने का क्या सवाल उठता है। स्वागत योग्य कदम है, इसलिए क्योंकि बैंक का एक छत्र राज और बैंक को इस तरह का पावर देना गलत था। 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट बिना किसी पूछताछ के बैंकों में जमा कराने का सर्कुलर आरबीआई ने सुबह ही जारी कर दिया था, लेकिन बिहार के ज्यादातर बैंक इससे या तो अनजान रहे या फिर उन तक सर्कुलर नहीं पहुंचा। लिहाजा जनता को सरकार की तरफ से छूट के बावजूद परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोहित कुमार, पटना, आज तक। बैंकों और एटीएम के चक्कर काट रहा है देश। कतार में अलग अलग जगहों पर खड़ा है, यहां पे हालांकि कोई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जमकर दहाड़ रहे हैं सीधा आरोप और सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए।
6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। कि ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। परिवार का नाम आया था इटली में भी और यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। ये राहुल गांधी खुद क्या है? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के सीरियस चीटिंग और फ्रॉड के केस में बेल पर है, और हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खींच में लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया। स्पेक्ट्रम घोटाला भी आकाश का है, 2G का, कोयला घोटाला पाताल का है, और सबमरीन घोटाला समुद्र का है। राहुल गांधी, आप एक बात का जवाब दीजिए, 10 साल की सरकार में। स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के बाद एक बार फिर पटना से आपका स्वागत है। 43 दिन बीत चुके हैं। डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, क्या ये वाकई मुमकिन हो पा रहा है? आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नोटबंदी के दौर में सरकार कैशलेस पर जोर दे रही है, तोहफों से लेकर डिजिटल पेमेंट में छूट का ऐलान कर रही है। लेकिन नोटबंदी के 23वें दिन इंडिया कैशलेस की तरफ कितना बढ़ा है? क्या हिंदुस्तान कैशलेस होने के लिए तैयार है? डिजिटल पेमेंट पर लोगों को कितना भरोसा है? तोहफों और उपहारों के बीच सरकार की कैशलेस मुहिम की पड़ताल आज तक की टीम कर रही है। कैशलेस का पूरा सच दिखाने से पहले सरकार की कैशलेस योजनाएं आपको दिखा देते हैं। 15,000 कुटुंबांना दररोज लकी ड्रॉ मिळणारे, ज्यांनी डिजिटल पेमेंट केलाय किंवा डिजिटल रिसीट घेतलाय, त्यांना त्यांची लकी ड्रॉ निघेल आणि रोज 15,000 परिवारांच्या खात्यामध्ये 1,000 रुपये जमा होणार आहेत। 1,000 रुपए डेली अवार्ड 15,000 विनर्स को 100 दिन तक चलता रहेगा। इस लकी ग्राहक योजना में हम वो ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, USSD, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड से किए जाएंगे। जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। ये तो है सरकार की घोषणाएं, लेकिन अब हकीकत की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं महाराष्ट्र में पालघर जिले के गजई गांव का। इस गांव को बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों ने पहला कैशलेस गांव घोषित किया। यहाँ नेता सिर्फ घोषणाओं पर ही नहीं रुके, बल्कि गांव में हर व्यापारी को मशीनें भी बांटी गईं। लेकिन इस घोषित कैशलेस गांव की असलियत क्या है, इसका सच आज तक की टीम ने जाना। उनके पास पैसा बैंक में है, लेकिन डेबिट कार्ड नहीं है। हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आज अभी तक 50% हम क्लियर हो गए। हमने बैंक में भी मशीन दिया है, उसका जो कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ पे, वो सब में बड़ा दिक्कत है। तो आपको लगता है कैशलेस होना जरूरी है? आपको लगता है? क्या लगता है, लेकिन पूरा तो 100% थोड़ा ही टाइम लगेगा इसके। गांव के लोग कैशलेस मुहिम को 50% ही सही मान रहे हैं। यहाँ
ये भी निकल कर आया कि गांव में इंटरनेट और बिजली की किल्लत है। गांव के विनोद मिश्रा ने बताया कि दिन में कम से कम 10 बार दुकानों के चक्कर काटते हैं, तब जाकर उनका कार्ड स्वाइप होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, जैसे कि नेट का नहीं होना। जब हम जा रहे हैं मार्केट में, बहुत सी बार ऐसा हो रहा है कि स्वैप करने जा रहे हैं तब भी नेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्वैप नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सी दिक्कतें आ रही है। इस गांव के सहकारी बैंक से संपर्क करने पर पता चला कि इस गांव की शाखा में 23,000 लोगों का खाता है और बैंक का कार्ड महज 300 से 400 लोगों के पास है। पहले कैशलेस गांव की हकीकत अब आपके सामने है। हर आदमी को समझना अभी समझ में आ रहा है कि कार्ड की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्ड कैसा इशू किया जाए इस हिसाब से। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर की हैं। यहाँ सब्जी वालों ने ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। यहाँ करीब 274 दुकानदार हैं जो डिजिटल पेमेंट से सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन खरीदार आज भी कैश की ही बात कर रहे हैं। ये 2000 के नोट आ गए हैं, चेंज आना मुश्किल, मिलना ही मुश्किल हो गया है। 100 रुपए का सामान भी खरीदो तो चेंज कोई देता है। सदर बाजार दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल बाजार है। हजारों करोड़ के व्यापार वाले इस बाजार में नोटबंदी से पहले सिर्फ नोट ही चलते थे, लेकिन अब यहाँ तस्वीर बदल रही है। पूरा कैश पर चलने वाला ये बाजार अब धीरे धीरे कैशलेस होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। तो सदर बाजार में इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि जहाँ पर मोबाइल काम ही नहीं करता। हाँ, और जब मोबाइल काम नहीं करेगा, वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, तो वहाँ कैशलेस कैसे करेंगे आप? सदर बाजार के दूसरे व्यापारी प्रवीण कुमार की कहानी सुनिए। पिछले 15 दिनों से स्वाइप मशीन का ऑर्डर दे रखा है, लेकिन मशीन अभी तक नहीं आई। हमने स्वाइप मशीन के लिए एम स्वाइप वालों को कांटेक्ट किया है और उसके लिए हमने पेमेंट भी आज दे रखी है। आज 15 दिन से ऊपर हो गए हमारे को। तो आज दिक्कत ये आ रही है कि जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। कुल मिलाकर 100% कैश पर चलने वाला सदर से 3% कैशलेस हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना, अपना आधार नंबर फीड करिए। आप ये एक छोटा सा जो 1000 रुपए का आता है, ये इंस्ट्रूमेंट लगाइए अपने मोबाइल पे, इस पे थंब इम्प्रेशन डालिए और वो सीधे एक बार आपने कर दिया, यहाँ सारे बैंक के नाम आ जाते हैं। आप अपना बैंक डालिए। जैसे मेरा अकाउंट सेंट्रल बैंक में है, सेंट्रल बैंक उद्योग भवन में, मुझे बस सेंट्रल बैंक को टिक करना है तो सीधे मेरे अकाउंट में ले जाता है। नोटबंदी के 43 दिन हो चुके हैं। अब सरकार को कितनी डिजिटल कामयाबी मिलती है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आज तक ब्यूरो। छोटे व्यापारी, कहा गया है कि अगर वो छोटे व्यापारी कैशलेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2% का उनको फायदा मिलेगा। जो लोग अब मोबाइल को, आप में से कितने लोग मोबाइल को बटुआ बना चुके हैं? मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। आप कर रहे हो? पेटीएम क्यों नहीं सिखाते हो? कोशिश करता हूँ सिखाने का, बट जो समझते हैं वो कर। ये दिलचस्प है कि पटना में जहां मौजूद है, यहाँ पर कोई भी इस पूरी भीड़ में, कम से कम जो हम बैंक के बाहर अचानक पहुंचे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ 2 करोड़ जो ज्यादा बड़े व्यापारी हैं, 2 करोड़ से कम जो कर रहे हैं, इस कैशलेस ट्रांजैक्शन पर 2% की छूट से कितने खुश हैं, देखिए ये रियलिटी चेक। नोटबंदी के बाद अब सरकार की मंशा है कि कैशलेस पेमेंट्स और लेन देन भुगतान का सिस्टम आगे बढ़ाया जाए, उससे लोगों में पैठ उसकी बढ़ाई जाए। इसके लिए सरकार ने कुछ इंसेंटिव्स भी दे रही है। यानी पहले जहां आम व्यापारियों को उनके व्यापार में कुल आमदनी पर 8% हिस्सा सरकार ये मानती थी कि ये उनका मुनाफा है, अब उसमें 2% की रिलीफ देने जा रही है। यानी अब वो मुनाफा 6% काउंट होगा। इससे कितना फायदा होगा या व्यापारियों को मुश्किल आएंगी या किस तरह का असर पड़ेगा उनके व्यापार पर, हम बात कर रहे हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं हमारे साथ और कुछ उद्योगपति हैं। उमेश विजय, आप बताएं कि सरकार की इस मुहिम से कितना असर पड़ेगा? देखिए, इससे फर्क तो जरूर पड़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ठीक है, कागज पत्तर का काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कंप्लायंस बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लेटर और सूनर इट विल बी प्रॉफिटेबल कि हमें जैसे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 2 करोड़ से कम का सेल दिखाते हैं तो आज सरकार ने कागजों में दिखाया कि 1.25 लाख रुपए तक की हम बचत कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर है, हमें लुभावना दिया जा रहा है ताकि हम मोर एंड मोर डिजिटलाइज हो सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि अब कारोबारियों को 2 करोड़ तक का जो डिजिटल पेमेंट है सालाना, उस पर उन्हें टैक्स के तौर पर 2% की छूट मिलेगी। यानी कि जो 8% लोग देते थे
अब अगर वो डिजिटल के थ्रू जाएंगे, बैंकिंग के थ्रू जाएंगे, तो उन्हें सिर्फ 6% देना होगा। हम इस वक्त लखनऊ के एक सुभाष मार्ग के एक बड़े से किराने की दुकान में हैं, ग्रोसरी का ये दुकान है, और यहाँ पर इस 2% का कितना असर पड़ेगा ये हम जानेंगे। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस 8% और 6% का कोई असर सचमुच दिखाई देगा, हम पूछते हैं। हमारा मार्जिन मान के चलिए 6 से 7-8% बैठता है मार्जिन ओवरऑल, सब खर्चे हटा के। सारा ट्रांजैक्शन अब तक कैश से होता था, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन से हम लोग को फायदा ये होगा कि जो हम लोग 8% टैक्स दे रहे थे उसमें 2% टैक्स की छूट है। जो आदमी 5% पे काम कर रहा है उसके 2% और बचे, बहुत बड़ी बात होती है हम लोग के लिए। और डिजिटल पेमेंट में जैसे गवर्नमेंट ने अभी तक सरचार्ज था, क्रेडिट कार्ड पे 1.25%, डेबिट पे 0.75%, 2000 तक के ट्रांजैक्शन पे कोई चार्ज नहीं है 31 दिसंबर तक। तो अगर गवर्नमेंट को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना है तो लॉन्ग रन में और बड़े अमाउंट पे भी इनको ये सरचार्ज खत्म करना चाहिए भाई, तभी हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लोग जो इसे समझ रहे हैं वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी इसके बारे में संशय बना हुआ है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी अशोक सिंघल पहुंचे ट्रेन पर, लोकल ट्रेन, लंबी दूरी की ट्रेनें। हमने जानने की कोशिश की कि 43 दिन बीत जाने के बाद क्या एक तरफ नोटबंदी, दूसरी तरफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, इन मुद्दों पर देश आखिर क्या सोच रहा है, देखिए। नोटबंदी के असर को जानने के लिए हम एक ट्रेन का सफर करेंगे। हरिद्वार एक्सप्रेस है, लोगों से जानेंगे कि नोटबंदी के बाद क्या फर्क पड़ा है, कितना असर पड़ा है। आइए जानते हैं नोटबंदी के असर को। यहाँ पर कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं SPNIT सूरत से हूँ, गुजरात से आ रहे हैं। और हम लोग जो नोटबंदी का फैसला है किस ढंग से देखते हैं उसको? देखिए, अगर इसका जिस बारे में किया गया अगर वैसे हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वैसे हो नहीं रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी जहाँ पर जो जैसे होनी चाहिए थी वो तो वापस वहीं की वहीं चलेगी। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पैसा अपना सेटल कर ही लिया है, और बाकी हम जैसे कॉमन लोग, हमारे लिए जब हम छुट्टी भी लेने निकले हैं तो हमको कैश है ही नहीं हमारे पास। लेकिन कैशलेस की बात हो रही है कि कैशलेस आप लोग तैयार हैं कार्ड वार्ड इस्तेमाल करने के लिए, कि नकदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ATM पेटीएम इस्तेमाल करें? गाँव में तो सुविधा नहीं है इतनी, हम तो गाँव में रहते हैं तो कैश का ही अच्छा रहता है। कैशलेस की तरफ बढ़ना चाहिए, आप तैयार हैं इसके लिए? कैशलेस अच्छा है, हम तो पहले भी यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वाइल्ड प्रोसेस नहीं है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हर चीज़ों में कैशलेस कहाँ यूज़ होगा, सब्जी में, दूध में, अभी ये समोसा वाला नाश्ते के लिए कैशलेस कहाँ यूज़ होगा। जो नोटबंदी का फैसला है किस ढंग से इसको देखते हैं, कैसा है ये फैसला? फैसला तो एक बहुत विवेकपूर्ण और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, पर उसमें आने वाली कुछ दिक्कतें जो पब्लिक को फेस करनी पड़ रही हैं, वो जैसे रोज नए नए अमेंडमेंट करना, ये थोड़ी गलत है। एक बार जो बोल दिया था कि 30 दिसंबर तक पैसा जमा कराया जाएगा, उसमें कई जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, इससे जनता भ्रमित हो रही है। बाकी ये जो डिसीजन लिया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, ये श्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री ही निर्णय ले सकते हैं, अन्यथा और कोई भी नहीं। आप लोग सब कहाँ से आए हैं? सूरत से। नोटबंदी के फैसले को कैसे आप देखते हैं? अभी नोटबंदी के बारे में सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मैं कुछ गाने के अंदाज में पेश करना चाहूँगा। जी बताइए। मोदी पे भरोसा हमको, मोदी ही बचाएंगे देश का भरोसा, मोदी मोदी ही बचाएंगे, मोदी पे भरोसा हमको, मोदी ही बचाएंगे। आप क्या करती हैं? आई एम अ स्टूडेंट, 3rd ईयर। कहाँ पे पढ़ती हैं? बॉम्बे। बॉम्बे में। आप स्टूडेंट हैं तो आपको कितना ये लगता है फैसला ठीक है, या किस ढंग से देखते हैं इस फैसले? ये फैसला अच्छा है, मीन्स समथिंग न्यू, कुछ चेंज आ रहा है, तो थोड़ा बहुत सफरिंग्स तो होगा, बट ओवरऑल इट्स गुड। क्या आप व्यापारी हैं? हाँ जी। क्या आपके व्यापार को किस ढंग से देखते हैं नोटबंदी के बाद? नोटबंदी के बाद से व्यापार मतलब 10% हो गए, 10% जैसा हो गया, कम हुआ है। 10% ही रह गया है अभी, और इकोनॉमी को मतलब ग्रोथ आते आते देर लगेगी, 3 महीना लग जाएगा। नोटबंदी के बारे में जानने के लिए हम लोग लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं। यहाँ आम यात्रियों से, जो अलग अलग वर्ग समुदाय से आता है, उनसे बात करते हैं कि नोटबंदी को किस ढंग से देखते हैं। कुछ यात्री यहाँ मौजूद हैं। आप क्या करते हैं?
सर स्टूडेंट हूँ, मैं बीटेक कंप्लीट कर चुका हूँ, इतनी सारी जॉब सर्च कर रहा हूँ। नोटबंदी को किस ढंग से देखते हैं आप? क्या और कैशलेस की जहाँ तक बात हो रही है, कैशलेस कर रहे हैं आप? हाँ जी, कर रहा हूँ कैशलेस। नोटबंदी एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट के माध्यम से, थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है लेकिन उसे इजीली मैनेज कर रहे हैं हम। आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं साड़ी की दुकान पे। नौकरी करते हैं प्राइवेट? आप डेली पैसेंजर हैं? हाँ, डेली पैसेंजर हैं। तो टिकट आप खरीदते हैं, पहले भी खरीदते थे, तो क्या कैशलेस उससे खरीदना शुरू कर दिया आपने कार्ड से? नहीं, हम कैश से ले रहे हैं, एमएसटी ले रहे हैं, पर टिकट रोज नहीं लेते हैं, एमएसटी बनवा रखी है, तो हमें वो दिक्कत आ नहीं रही अभी। सीए कर रहे हैं आप? सीए फाइनल। नोटबंदी को किस ढंग से देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे? नोटबंदी बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, हमें मिलके साथ देना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। देख रहे हैं हम गत दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से कि हम डिजिटल आते जा रहे हैं, लोग काफ़ी डिजिटल बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, इसके हमें साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का। नोटबंदी किए, 500 और 1000 के नोट जो बंद किए हैं, क्या फर्क पड़ा आपके जीवन पे उससे? हम तो फर्क ना पड़ा, हम खेती करते हैं, हम तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसा फैसला है? अपने घर चला के निकाल लेते हैं, 8 दिन में काम चल जाता है। फैसले से किस ढंग से देखते हैं फैसले को? बढ़िया फैसला। आप हाउस वाइफ हैं, घर चलाती हैं, नोटबंदी के बाद आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ा, किस ढंग से देखते हैं इस फैसले को? अच्छा किया मोदी जी ने। एटीएम पे जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, खड़े होते हैं, पैसे नहीं मिलते। और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार सुबह 6 बजे चेन्नई का अन्ना नगर, तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के घर छापा। बुधवार सुबह इस घर के बाहर उस वक्त अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। बाहर लोगों का हुजूम था और अंदर भारी संख्या में पुलिस बल। ये घर किसी और का नहीं बल्कि तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी का है। जी हाँ, चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव का। ये वही राम मोहन राव हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने जयललिता के निधन के बाद शशिकला के लिए पार्टी और सरकार में वर्चस्व की लड़ाई में उनका साथ दिया था। आईटी डिपार्टमेंट के रडार पर है। और ये छापेमारी भी नोटबंदी के बाद नकदी और सोने की भारी कमी के दौरान आयकर विभाग की ओर से की जा रही जांचों से जुड़ी है। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के घर से 30 लाख रुपए की नकदी और 5 किलो सोना बरामद हुआ है। राम मोहन राव के बेटे विवेक ने स्वीकार किया है कि 5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स से छुपाए। तो पटना से आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। एटीएम कतार से और लोग, लाइनें बहुत ज्यादा लंबी नहीं। स्पेशल रिपोर्ट में पटना से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।